हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग? तो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग मोल कॉन्सेप्ट, और मोल कॉन्सेप्ट के पीछे जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो मैं आपको बिल्कुल बेसिक लेवल, बिल्कुल जीरो लेवल, उससे नीचे कुछ हो ही नहीं सकता, तो बिल्कुल बेसिक लेवल से मैं आपको पढ़ा रहा हूं। ओके, तो मोल कॉन्सेप्ट में बिल्कुल बेसिक लेवल से क्या शुरू किया जा सकता है और कैसे बताया जा सकता है। अगर इस लेक्चर को कोई 9th क्लास का स्टूडेंट भी देख रहा होगा तो उसको भी समझ में आ जाएगा कि आखिर मोल कॉन्सेप्ट में क्वेश्चंस कैसे लगाए जाएंगे और मोल कॉन्सेप्ट कैसे स्टार्ट किया जाना चाहिए। ओके, इतने बेसिक लेवल से मैं आपको स्टार्ट कर रहा हूं। तो मोल कॉन्सेप्ट, मोल होता क्या है पहले तो यह बताना है। मोल क्या होता है? लैटिन में मोल का मतलब होता है हीप और पाइल। तो हीप का मतलब गट्ठर है ना, गट्ठर या किसी चीज को इकट्ठा कर दिया गया, उसी चीज को बोला जा रहा है मोल। तो हीप और पाइल। मोल क्या होता है? 7 फंडामेंटल यूनिट्स में एक यूनिट का नाम मोल भी है, और जिसको यूनिट में बोलेंगे MOL, मोल। मोल और क्या होता है? मोल इज द कलेक्शन ऑफ एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स। मोल इज द कलेक्शन ऑफ एवोगैड्रो नंबर ऑफ एंटिटीज। और एवोगैड्रो नंबर क्या है? तो एवोगैड्रो नंबर मैंने आपको पहले ही बता रखा है, 6.023 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 23। ओके, तो ये सारे पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए एक एक करके जल्दी से लिखते जाइए। पहला पॉइंट है, इन लैटिन मोल इज इक्वल टू हीप और पाई। इट इज वन ऑफ द 7 फंडामेंटल यूनिट। इट इज द अमाउंट ऑफ एनी केमिकल सब्सटेंस। ओके, केमिकल सब्सटेंस के अमाउंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इन टर्म्स ऑफ मोल। जैसे कि आप मार्केट में जाते हो आलू लेने या प्याज लेने, तो आप क्या बोलते हो सब्जी वाले से कि 1 kg, 1 किलो आलू दे दो, 1 किलो या 2 किलो प्याज दे दो, है ना। तो इन सारी चीजों के लिए यूनिट क्या बनाई गई है? केजी। अब आप सोचो, आप किसी केमिकल प्लांट में जाते हो तो वहां क्या बोलोगे? 1 किलो सोडियम दे दो या आधा किलो मैग्नीशियम दे दो। तो ये बोलना थोड़ा सा टेक्निकली रॉन्ग है, हालांकि आप बोल सकते हो, बट केमिकल सब्सटेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए यूनिट जो बनाई गई है वो है मोल। यानी जितने भी केमिकल सब्सटेंसेस होंगे उनकी क्वांटिटी को मेजर करेंगे इन टर्म्स ऑफ मोल। यानी जब हम रिएक्शन में भी बात करेंगे तो कहेंगे 1 मोल केमिकल सब्सटेंस, 2 मोल केमिकल सब्सटेंस, 10 मोल केमिकल सब्सटेंस। ओके, हाँ, उनके कैलकुलेशन में हमें पता है कि मोल को हम ग्राम में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, केजी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, तो उस टर्म में भी हम बात कर सकते हैं। बट मोल बनाया ही किस लिए गया है? केमिकल सब्सटेंसेस को मेजर करने के लिए। ओके, 1 मोल इज इक्वल टू द कलेक्शन ऑफ 6.023 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 23 पार्टिकल्स और एंटिटीज। पार्टिकल्स क्या हो सकता है? मैंने आपको पहले ही बताया, इट मे बी एटम, इट मे बी आयन, इट मे बी मॉलिक्यूल। ओके, तो मोल के बारे में और कुछ जानते हैं, मोल का क्लासिफिकेशन और समझते हैं। अब आप मेरे को एक बात बताओ, फिजिकली किसी सब्सटेंस को हम कितने पार्ट में कैटेगराइज कर सकते हैं? फिजिकली हम किसी सब्सटेंस को कितने पार्ट में कैटेगराइज कर सकते हैं? फिजिकली कोई सब्सटेंस कैसा होता होगा? सॉलिड होता होगा, लिक्विड होता होगा, गैस होता होगा। ओके, जैसे मान लो कोई मंगल ग्रह से आ रहा है जिसने मार्कर कभी ना देखा हो, लेकिन थोड़ी बहुत साइंस आती हो, तो मार्कर कैसा हो सकता है? या तो सॉलिड हो सकता होगा, या तो लिक्विड हो सकता होगा, या तो गैस हो सकता होगा। तो फिजिकली किसी भी सब्सटेंस को 3 पार्ट में कैटेगराइज कर सकते हैं। ठीक इसी तरीके से ध्यान से समझिएगा,
ठीक इसी तरीके से अगर मुझे फिजिकली नहीं बल्कि केमिकली सब्सटेंस को डिफाइन करना हो तो उसकी भी 3 कैटेगरी है। अगर मुझे केमिकली किसी सब्सटेंस को कैटेगराइज करना हो तो उसकी भी 3 कैटेगरी है। एक केमिकल सब्सटेंस क्या क्या हो सकता है, या तो वो एटम हो सकता है, या तो वो आयन हो सकता है, या तो वो मॉलिक्यूल हो सकता है। यही 3 कैटेगरी है। ओके, तो जल्दी से नोट कर लीजिए ये सारे पॉइंट्स। फिजिकली सब्सटेंस में बी डिफाइंड एज सॉलिड, लिक्विड और गैस। सिमिलरली केमिकली सब्सटेंस में ऑल्सो बी डिफाइंड एज कौन कौन से, तो सब्सटेंस को कैटेगराइज किया गया है 3 कैटेगरी में। पहला है एटम, दूसरा है आयन और तीसरा है मॉलिक्यूल। ऐसे ही बनाइएगा क्योंकि इसी के नीचे मुझे आपको और भी कई सारी बातें बतानी है। ओके, ऐसे ही अपनी नोटबुक में भी बना लीजिएगा। सभी को क्लियर है? तो सब्सटेंस 3 कैटेगरी में होते हैं, एटम, आयन और मॉलिक्यूल। चलिए आज मैं आपको बताता हूं मोल के सिनोनियम्स। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं मोल के सिनोनियम्स। ये वर्ड आपने कहीं सुना ही नहीं होगा। मोल के भी सिनोनियम्स होते हैं, बिल्कुल होते हैं। जब आप सिनोनियम्स पढ़ते थे तो आप ये पढ़ना भूल गए थे, तो ये केमिस्ट्री वाले सर के लिए छोड़ दिया गया था। ओके, तो उसे आज मैं कंप्लीट करा देता हूं। तो मोल के सिनोनियम्स क्या होते हैं, चलिए समझते हैं। ये तो समझ में आ गया ना, केमिकली सब्सटेंस 3 कैटेगरी में हो रहा है, एटम, आयन और मॉलिक्यूल। ओके, तो इन तीनों के नीचे आप मोल लिख सकते हैं। तीनों में ही मोल डिफाइन है, तीनों में ही मोल डिफाइन है। ओके, अब मोल को ही और क्या कहते हैं, तो मोल के सिनोनियम्स आपको जानने हैं। ध्यान से समझिएगा। मोल का दूसरा नाम है ग्राम मोल। मोल को ही ग्राम मोल कह देते हैं। अब देखिए आप, अगर यहां पर ग्राम लग गया तो कितना कंफ्यूजन बढ़ जाता है। ये कुछ मास जैसा लगने लगता है, लेकिन ये कोई मास जैसा नहीं है, ये भी मोल ही है, ये भी मोल है। ओके, तो मोल का दूसरा नाम यानी मोल का सिनोनियम एक मिल गया आपको, वो क्या होता है, ग्राम मोल। तो ग्राम मोल एटम में भी बोल सकते हैं, आयन में भी बोल सकते हैं और मॉलिक्यूल में भी बोल सकते हैं। तो चलते हैं अगले सिनोनियम्स की तरफ। नंबर ऑफ ग्राम एटम, मोल को नंबर ऑफ ग्राम एटम भी बोला जाता है। अगर आयन की बात करेंगे तो ग्राम आयन। ध्यान से पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट चल रहे हैं और ये कॉन्सेप्ट बस कुछ आज की क्लास में सीखने हैं। इसके बाद अगले टर्न से अपने को सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस, टाइप ऑफ क्वेश्चंस, यही सब सीखना है। ओके, कोई थ्योरी नहीं आएगी। तो मोल को एटम के केस में ग्राम एटम, आयन के केस में ग्राम आयन और मॉलिक्यूल या कंपाउंड के केस में ग्राम मॉलिक्यूल बोलेंगे। ओके, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? ग्राम अभी भी लगा है, लेकिन वो एटम मोल ही है। ग्राम एटम का मतलब मोल, ग्राम आयन का मतलब मोल, ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब भी मोल। ओके, नेक्स्ट आते हैं नंबर ऑफ ग्राम एटॉमिक मास। अब पहले भी मास आ गया ग्राम और बाद में भी मास लिखा है। अब तो अगर क्वेश्चन आ जाए तो स्टूडेंट को 100% लगने लगता है कि यार ये मोल तो नहीं हो सकता, ये तो मास ही होगा। जबकि यहीं पर आप गलत हैं, ये भी मोल है। ग्राम एटॉमिक मास को भी आप क्या बोलेंगे, मोल। तो आयन के केस में क्या बोलेंगे, ग्राम आयनिक मास, ग्राम आयनिक मास। और कंपाउंड या मॉलिक्यूल के केस में आप क्या बोलेंगे, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ओके, तो ये सभी मोल को ही बोला जाता है। तो ये सभी सिनोनियम्स मोल के हैं। क्या आपको मोल के सिनोनियम समझ में आ गए? जल्दी से कमेंट कीजिएगा।
क्या आपको मोल के सिनोनियम समझ में आ गए? नेक्स्ट आते हैं, तो मोल का फॉर्मूला आखिर है क्या? अब आप सोचिए, मोल का फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो मास ऑफ अ सब्सटेंस अपॉन मॉलिक्यूलर वेट टेक्निकली गलत फॉर्मूला है, टेक्निकली गलत फॉर्मूला है, क्योंकि यह फॉर्मूला सिर्फ मॉलिक्यूल में लगेगा। तो मोल का फॉर्मूला क्या होगा, अब एक एक करके समझते हैं। एटम के केस में मोल का फॉर्मूला होगा मास ऑफ अ सब्सटेंस अपॉन एटॉमिक मास। ओके, आयन के केस में बताइए क्या होगा? मास ऑफ अ सब्सटेंस अपॉन आयनिक मास, मास ऑफ अ सब्सटेंस अपॉन आयनिक मास, मोल का फॉर्मूला। और ठीक इसी तरीके से मॉलिक्यूल या कंपाउंड के केस में मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। यहां पर मॉलिक्यूलर मास ये जीएमएम को बोला जाएगा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर वेट ही बोला जाएगा। ये जनरल बोलते हैं लेकिन ये टेक्निकल मिस्टेक है। इन सब से अगर आपको बाहर आना है और आप चाहते हैं कि मोल का फॉर्मूला हमसे कोई पूछे और मैं कुछ ऐसा बताऊं जिससे कोई भी उसके आगे इफ बट ना लगाए, तो एक जनरल फॉर्मूला सीख लीजिए मोल का। मोल का जनरल फॉर्मूला है मास ऑफ अ सब्सटेंस अपॉन मोलर मास, मोलर मास। सो व्हाट इज मोलर मास? मोलर मास का मतलब होता है मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस, जो आपको जीएमएम बताया था वैसा। ओके, तो इन सब में बिल्कुल जनरल फॉर्मूला लिखते हैं, तो जनरल फॉर्मूला हो जाएगा मास ऑफ सब्सटेंस, और सब्सटेंस का मास हमेशा ग्राम में लिखेंगे। ये बात मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखिएगा। मैं आपको क्वेश्चन में चाहे केजी दूं, चाहे मिलीग्राम दूं, चाहे क्विंटल दूं, लेकिन आपको सब्सटेंस का मास हमेशा ग्राम में लिखना है। जब तक आप मोल कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं तब तक। ओके, जब आप एसआई यूनिट में लिखिएगा तब केजी लिखिएगा। अपॉन फॉर्मूला मास और मोलर मास, आप फॉर्मूला मास ही बोल सकते हैं। यह फॉर्मूला मास क्यों होता है? तो फॉर्मूला मास का मतलब आपको बता देता हूं। 11th वाले बच्चों को थोड़ा कम समझ में आएगा, क्योंकि इस फॉर्मूला मास का लिंक थोड़ा सा 12th क्लास से है। ओके, फिर भी मैं कोशिश करता हूं, आपको समझ आ जाएगा। ओके, फॉर्मूला मास 12th क्लास में हम लोग एक चैप्टर पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट, और उस चैप्टर में अपने को बहुत सारी बातें समझ में आएंगी। उसमें से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताता हूं। उसमें से हमें यह समझ में आएगा कि कई सारे कंपाउंड, जिन्हें हम कंपाउंड कहते हैं, एक्चुअल में उन्हें कंपाउंड बोलना ही नहीं चाहिए। फॉर एग्जाम्पल NaCl, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड इज नॉट अ कंपाउंड। आपको बड़ा अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन जितने भी 12th पास आउट वाले स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं वो अच्छे से समझ गए होंगे कि जब हम लोग स्टाइचियोमेट्रिक फॉर्मूला लाते थे तो Na4Cl4 करके आता था, जिसका रेशियो 1:1 आता था, तब हम लोग बोलते थे Na1Cl1 यानी कि NaCl। So NaCl is not a compound, NaCl is a formula। अब आप सोचिए, अगर कंपाउंड होगा तभी तो आप मॉलिक्यूलर वेट लगाओगे, मोलर मास लगाओगे। तो जनरल साइंटिस्टों ने एक टर्म बना दिया, फॉर्मूला मास। तो आप यहां पर फॉर्मूला मास भी यूज कर सकते हैं और मोलर मास भी यूज कर सकते हैं। इसीलिए मैंने यहां पर फॉर्मूला मास को रिप्रेजेंट किया है। ओके, 11th वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनको थोड़ा बहुत डाउट है, उनको सीधा सीधा समझ लेना है। बाकी सारी बातें जब आप 12 पे जाओगे तो खुद ही रियलाइज हो जाएगा। कई सारे केमिकल सब्सटेंसेस ऐसे हैं जिन्हें हम कंपाउंड नहीं कह सकते हैं,
इसके लिए एक जनरल टर्म बनाया गया है, फॉर्मूला। कंपाउंड के लिए मॉलिक्यूलर वेट बोला जा सकता है, लेकिन कोई अगर सब्सटेंस कंपाउंड ही नहीं है तो आप उसका मॉलिक्यूलर वेट या जीएमएम नहीं बोल सकते हैं। तो उसके लिए एक जनरल टर्म बनाया गया है, फॉर्मूला मास। और एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया जैसे कि NaCl। ओके।